दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुनो गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए EPS 1995 की पेंशन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं मिलवाती हूं आपको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आपको कैलकुलेशन पसंद आती है, यदि आपको ठीक लगता है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। आज का जो वीडियो है जो अभी हम बना रहे हैं, ये हमारे एक अमरीक सिंह जी हैं, USA में रहते हैं और इन्होंने पब्लिक सेक्टर में सर्विस करते हैं और इन्होंने अपना डाटा मुझे दिया है। तो इन्होंने जो डाटा दिया है उसके आधार पर मैंने जो कैलकुलेशन की है वो अभी हमारे सामने है। तो इनका दिसंबर, आप जैसा कि मैंने बताया, जो हम कॉलम की बात करेंगे, कॉलम वही है। इसमें टोटल वेज हमने यहां ले लिया 8.33% ले लिया, 1.16% ले लिया। कंट्रीब्यूशन जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं और जो भी पे करना है वो इस कॉलम में है। एंड हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट हमने यहां कैलकुलेट किया। हाँ, मैं यहां बताना चाहूंगा कि पब्लिक सेक्टर में चूंकि जो एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो प्रॉफिट होता है वो अपने पैसे को इकट्ठा होने में, जो उसको गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाने में, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में जो भी प्रॉफिट होता है वो हर साल कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट डिक्लेयर करते हैं। इसलिए उन्होंने ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है यदि आप देखेंगे तो इसलिए यहां गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट था वो 12% था, लेकिन इनका 12.25 है, 12.25 है, 12.25 है। तो इस तरह हम देखेंगे कि इनका जो इंटरेस्ट है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसीलिए यहां इंटरेस्ट इतना लिया गया है ताकि ये डाउट ना हो कि जो एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जब इंटरेस्ट देते हैं तो इस तरह इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देते हैं। तो इसी तरह हमने इसको कैलकुलेट किया है। यहां भी मैं बताना चाहूंगा कि यहां भी जब दूसरे लोगों का 12 और 11.0 था तो यहां भी इनका 12 और 11.75 है इस साल के लिए। तो इस तरह हम इनका कैलकुलेट करते चले जाएंगे। और हमने जो ये कैलकुलेटर में आपने इनकी सारी बेसिक डाल दी है, सारा बेस डाल दिया है, सारी चीजें हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएंगी। अब हम देखते हैं कि जब ये रिटायर हुए हैं, ये रिटायर हुए हैं मार्च, 1 मार्च है, हाँ 1 मार्च को आपके 58 कंप्लीट होते हैं। 2 मार्च आपकी बर्थ डेट है और 1 मार्च को कंप्लीट होते हैं। इसीलिए हमने मार्च की सैलरी का सिर्फ 1 दिन की सैलरी इस अकाउंट में ली है। यहां पे 1 दिन की सैलरी क्यों ली है? क्योंकि सिर्फ 1 ही दिन का कंट्रीब्यूशन EPFO को जाएगा। जब 2 तारीख से हमारी पेंशन ही स्टार्ट हो गई तो उसके बाद थोड़ी कंट्रीब्यूशन जाएगा। इसीलिए 1 तारीख का महीना हमने ऐड किया है। और इनका जो एवरेज निकाला है वो भी ऐसे निकाला है कि पिछले यहां से लेके हमने पुराना तक, और ये डे वाइज, यानी पिछली 1 तारीख से शुरू करके 1 तारीख से 1 तारीख तक हम 60 महीने गिनेंगे। और इस तरह हमने इनका एवरेज निकाला है। और इस तरह इनको जब आप रिटायर हो रहे हैं तो रिटायरमेंट के दिन आपको जो पैसा जमा करना पड़ेगा वो ऑलरेडी इनकी कैलकुलेशन में है। और उनका 10,20,580 रुपए उनको कैलकुलेट देना था उस डेट को जिस डेट को आप रिटायर हुए हैं। अब हम चलते हैं वहां पर जहां हमारी लास्ट कैलकुलेशन होती है। तो हमने इनका एवरेज निकाल लिया 60 महीने का, प्लस ये 1 दिन की सैलरी पुरानी जोड़कर हमने ये इनका एवरेज निकाल दिया। एवरेज सैलरी जो इनकी आती है 71,162। तो ये हमने इस तरह की इनकी कैलकुलेशन की है कि 2 मार्च इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 1 अक्टूबर 87 को इन्होंने कंपनी ज्वाइन की, 16 नवंबर 95 को स्कीम लागू हुई, 8 साल इन्होंने पुरानी FPS में नौकरी की है। और 1 मार्च 2020 जब इनके 58 साल पूरे हुए हैं उस डेट से लेकर इन्होंने जो 8,872 दिन सर्विस की है। और इस तरह
सर्विस इन ईपीएस 24.3 होती है, तो 24.3 यानी लगभग 25 साल जो फैक्टर लेंगे, 25 साल से नीचे वाला फैक्टर लेंगे, 25 साल से नीचे के लिए फैक्टर है 6.589 एंड 2 साल इनको बोनस मिलेगा, वो है आपका 730 डेज। इस तरह टोटल 9602 डेज इन्होंने सर्विस की है और एवरेज मंथली सैलरी 71162 आती है। तो इस तरह जब हम फॉर्मूले में डालेंगे इसको, ये 85 रुपीज अप टू 11 ईयर्स, आपकी 8 साल सर्विस है तो 85 रुपीज पुराने मिलेंगे और 560 रुपए इस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो फैक्टर है, तो 560 रुपए पुरानी एफपीएस की पेंशन बनती है। और नई पेंशन जो बनती है, जो हमने फॉर्मूला लगाया यहां पे, वो हम फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं। मैंने फॉर्मूला वैसे तो यहां लिखा हुआ है, पेंशनेबल सैलरी इनटू सर्विस इन डेज डिवाइडेड बाय 365 इनटू डिवाइडेड बाय 70। अब हम इस फॉर्मूले को देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या लिया हुआ है। ये हमारे टोटल डेज, पेंशनेबल सैलरी इनटू डेज डिवाइडेड बाय 365 इनटू 70, यही फॉर्मूला हमारा हमने लिया हुआ है। तो इस तरह आपकी जो पेंशन बनती है वो बनती है 27,304 रुपए। अब 27,304 रुपए में अभी हमने देखा कि आपको 10,20,580 रुपए उस डेट तक देने थे। ये गलत डेट लिखी है मैंने, उस डेट तक देने थे जिस डेट को आप रिटायर हो रहे हैं। यहां 2/20 लिखा जाना चाहिए इसको, और ये मार्च में, यानी उस डेट को, जिस डेट को आप रिटायर हो रहे हैं तब आपको इतना पैसा देना था। और आज की डेट में 30 जून तक आपको 13,28,780 रुपए देने हैं। 13,28,780। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप 13,28,000 अपने अकाउंट में डाल के रखिए, तब भी आप अपना चेक से जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। 13,28,000 आपको जमा करना है। अब हम आपकी पुरानी पेंशन देख लेते हैं। पुरानी पेंशन देखिए साहब, ये हमारी महत्वपूर्ण डेट है 31 अगस्त 2014, क्योंकि इससे पहले की पेंशन हमें कैलकुलेट करना है। 1 सितंबर 2014 के बाद की पेंशन कैलकुलेट करना है हमने। इससे पहले के स्टैंडर्ड वेज 6500 रुपए हुआ, तो यहां इनका 15,000 ही रहेगा, क्योंकि ये 2020 में रिटायर हो रहे हैं। पहले इन्होंने 6863 डेज सर्विस की है, बाद में 2014 के बाद इन्होंने 2008 दिन सर्विस की है। तो इस तरह इसमें भी हमारे फॉर्मूले डले हुए हैं। पुरानी पेंशन हुई हमारी 508 रुपए, 560 रुपए, और जो 14 तक की पेंशन हुई 1346 रुपए, और इस तरह जो कि, और नई पेंशन 2014 की पेंशन, चूंकि यहां पे ये बढ़ गया है तो यहां पे 1179 रुपीज पेंशन हुई, और बोनस पेंशन जो है आपकी वो है 186 रुपए। तो इस तरह हमारी जो पेंशन निकल के आती है वो 3671 रुपए पेंशन निकल के आती है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 3671 रुपए इनकी पुरानी पेंशन बननी चाहिए थी। लेकिन अब मैंने आपको यह भी बताया कि यदि इन तीनों में सब में सब में राउंड ऑफ किया हुआ है मैंने, यदि मैं इसका राउंड ऑफ हटा दूं तो शायद ये 1-2 रुपए कम हो जाए। 1-2 रुपए कम हो जाए, बढ़ भी सकती है, लेकिन 1-2 रुपए कम होने की संभावना ज्यादा है। आपको पेंशन कितनी मिल रही है? 3669। इससे आप मेरी कैलकुलेशन की फिटनेस का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी पेंशन 3669 बन रही है और मेरी 69 बन रही है, और मेरी पेंशन जो कैलकुलेट होके आती है वो 367 बनाती है। यानी 2 रुपए का यहां अंतर है, केवल 2 रुपए का अंतर। वो भी इस वजह से होना चाहिए क्योंकि यहां जो हमने राउंड ऑफ किया है, इन्होंने हो सकता है इकट्ठी कैलकुलेट करके राउंड ऑफ कर लिया हो, और हमने हर मंथ हमने हर बार राउंड ऑफ किया है, तो इसलिए इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह ये पेंशन इनकी बिल्कुल करेक्ट है, और इससे ये भी अंदाजा लगता है कि हमारा जो डाटा है वो 100% करेक्ट है। इफेक्टिव पेंशन हुई इनकी 23,635, क्योंकि जो आप ऑलरेडी ले रहे हो वो तो पेंशन घटानी पड़ेगी ना ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपको एक्चुअल मिलेगी, जब एक बार हिसाब किताब हो जाएगा, फिर आपको पूरी पेंशन मिलने लगेगी 27,304 रुपए। तो अभी आपको जो टोटल अमाउंट जमा करना है वो 13,28,780 रुपए जमा करना है। लेकिन आपको 2020 में आप रिटायर हुए हैं, 2020 से लेके आज तक का आपको एरियर भी मिलेगा, तो 7,94,399 रुपीज आपको एरियर मिलेगा। और इतना अमाउंट देने के बाद भी आपका जो ये नेगेटिव अमाउंट रह जाएगा 5,34,380, जो कि अगले 20 महीने में लगभग पूरा हो जाएगा। तो यदि आपका हिसाब किताब 30 जून तक हो जाता है, जून 23 तक हो जाता है, 30 जून तक हो जाता है,
तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आपको इतना अमाउंट 13,28,000 आप जमा कीजिए और आपको तुरंत फॉर्म भर दिया है, या तो यदि नहीं भरा है तो तुरंत आपको भर देना चाहिए, क्योंकि आपको पेंशन इतनी बन रही है। और फिर वही बात है कि इतना अमाउंट ईपीएफओ कहां से देता है, तो वो इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट इससे कैलकुलेट होते हैं। हमारा पेंशन आज फिक्स हो जाएगा अगले 30 साल के लिए, जबकि ईपीएफओ हमारे पैसे से जो भी पैसा है उसके पास में उससे कमाता रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कहूंगा कि यदि ये आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और यदि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि कोई मुझे अपने डाटा भेजना चाहता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो टेलीग्राम चैनल पे एक्सेल सीट में भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।